आ गया सर। स्टार्ट हो गया। ओके सर, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। यार एंड है सर आज। हाँ, कोई बात नहीं सर। अगर साल भर पढ़ाई किए हैं तो थोड़ा साल के एंड पे भी पढ़ाई करना चाहिए। हाँ सर, क्या बोलते हो? नहीं तो लास्ट वीक सब कोई बोल रहा था सर छुट्टी होना चाहिए। हाँ, तो छुट्टी तो है। अभी तो 2 दिन छुट्टी आप सभी के लिए रहेगा, लेकिन फिलहाल पढ़ लेते हैं सर। हाँ, अकाउंट्स का बेसिक साइड जो चल रहा था, सैटरडे क्लास है, तो सैटरडे ऐसे ही मुझे थोड़ा कम मिलता है, वीक में एक ही दिन मिलता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये क्लास मिस ना हो। ठीक है। अच्छा, तो अब रही बात सर अकाउंट्स बेसिक्स में या फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, जो भी बोलो आप। यहाँ पर हम लोग सर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे थे। ऐसे तो स्टार्टिंग में मैंने एक बार लेजर जर्नल कंप्लीट करवा के रखा, उसके बाद मैं थियोरेटिकल पार्ट में आया। थियोरेटिकल पार्ट इन द सेंस जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने लास्ट कुछ क्लासेस आपको डिस्कस किया। सर आज क्या करना है सर? सर आज का डिस्कशन रहेगा एक स्पेशल पॉइंट्स पे, जो पॉइंट बहुत वाइटल है, और ये आगे जाके जब आप लोग और एडवांस लेवल अकाउंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे ऑलरेडी आप लोग मैम के क्लास करते हो, जैसे मानो अगर आप फाइनल अकाउंट्स करते हो, ठीक है, जिसमें आप कंपनी का या बिजनेस का ट्रेडिंग बनाते हो, पीएल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, या फिर जब आप मतलब ये फार्दर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आज का जो मेरा थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ये टॉपिक फर्दर अकाउंटिंग डिस्कशंस के लिए बहुत जरूरी एक टॉपिक है। सर टॉपिक का नाम बता दो जल्दी जल्दी। सर टॉपिक का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। सर मतलब सर मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल मतलब को थोड़ा सिंपल तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा। ओके सर, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर है मेरा, जरा बताइए मुझे। यस सर। ओके सर, तो अगर आप देखें अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ सर, क्या टॉपिक है? ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, और अकाउंटिंग प्रोसेस में एक बहुत जरूरी बातें हैं सर। क्या टॉपिक है? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। सर इसके बिना अकाउंट्स अधूरा है क्या? हाँ बहुत। अकाउंट्स तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अकाउंट्स में बार बार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। अब चलो पॉइंट पे आ जाते हैं। सर कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है? सवाल तो मन में चल ही रहा है, सर कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है? अगर आप कैपिटल को पहले समझोगे तो रेवेन्यू को भी समझ जाओगे, और अगर आप कैपिटल समझोगे तो कैपिटल पेमेंट समझोगे, और अगर कैपिटल समझोगे तो कैपिटल रिसिप्ट भी समझ पाओगे। रेवेन्यू के बारे में भी सेम बात, पहले रेवेन्यू समझो फिर पेमेंट और रिसिप्ट समझ लेना। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू से बताऊंगा कि बिजनेस में किस तरह का सिचुएशंस होता है, और उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। सर ये आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्यों बात कर रहे हो? किस चीज का आइडेंटिफिकेशन? सर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है बिजनेस के लिए, और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। हाँ, जैसे मानो कि आप अगर आपका मानो एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो अगर आपने फैक्ट्री बनाया, और फैक्ट्री को चलाने के लिए आपने कोई बिल्डिंग बनाया। सर मेरा बात का ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री चलाना है तो फैक्ट्री बिल्डिंग आपको स्टार्ट करना है। जैसे ये देखो, एक फैक्ट्री का इमेज आपके सामने है, ये किसका है? ये बड़ा कंपनी का होगा कोई। सर वोक्सवैगन का निकल गया, मुझे पता ही नहीं है क्या है। तो वोक्सवैगन का फैक्ट्री का इमेज है। सर जस्ट मुझे आप एक चीज बताओ, ये जो फैक्ट्री है वोक्सवैगन का, ठीक है, ये फैक्ट्री जर्मनी का है, जहां का भी हो, लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये जो फैक्ट्री का बिल्डिंग है, ये इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात को समझे सर? मतलब सवाल ये उठता है कि जिस चीज पे, अच्छा खर्चा तो करना पड़ा ना। अगर एक बिल्डिंग बनाया कंपनी ने या बिजनेस ने, उसमें खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? हेलो। हाँ सर। लेकिन द बिग क्वेश्चन इसकी सर, खर्चा कैसा खर्चा है? मतलब ये, मतलब सवाल है सर कैसा ये खर्चा है? अजब सा खर्चा है। मतलब ये अजब सा खर्चा जो है, ये किस चीज का खर्चा है? मतलब इसको हम लोग कैपिटल खर्चा माने कि रेवेन्यू खर्चा माने? क्या স্যার लगता है? রেভিনিউ। रेवेन्यू क्यों? স্যার কারণ একটা টাকা ইনভেস্ট করছে তা থেকে ওর রেভিনিউ হচ্ছে, ওর উপরে খরচাটা হচ্ছে না, মানে এক টাইপের ইনকাম হচ্ছে না, क्या? ইনকাম রেভিনিউ। अच्छा, मतलब सुभजीत का मानना है कि क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, इसलिए ये खर्चा रेवेन्यू खर्चा है। मतलब ये सुभजीत का लॉजिक है। ओके ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
सुबीर कुछ कहोगे या असीमा कुछ कहना चाहोगे, आप लोगों का ओपिनियन कुछ कि सर ये जो खर्चा कंपनी ने किया। सर लॉन्ग टर्म एसेट है तो कैपिटल से एक बड़ा अमाउंट जा रहा है, तो उससे इनकम जब हो रहा है तो कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस सर। असीमा कुछ कहोगे सर? सर अभी तो हम सीख रहे हैं, हमें पता नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो। रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू होगा। तुम्हारा भी लॉजिक शुभजीत की तरह है क्या? क्योंकि बिजनेस करेगा, फैक्ट्री बनाएगा, रेवेन्यू कनेक्ट कलेक्ट करेगा, इसलिए। यस सर। सर ये रेवेन्यू नहीं सर, ये कैपिटल। देखो सर झगड़ा नहीं करना है आप लोग के साथ, समझना है बात को, मतलब ऐसे नहीं सर हम लोगों ने रेवेन्यू बोला तो इसलिए बोल रहा है। ऐसे सुबीर ने सही कहा, तो कैपिटल एक्सपेंस है सर। देखो नेचर को समझे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेसिक मतलब क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब जो बड़ा अमाउंट पे उतना होता नहीं है, मतलब कुछ कैरेक्टर है सर कैपिटल एक्सपेंस का और रेवेन्यू का, ठीक है। कैपिटल मतलब जो लार्ज अमाउंट पे होता है सर नॉर्मली। जैसे अगर एक बिजनेस के एंगल से आप सोचो, सर आप लोगों ने जर्नल एंट्री तो सभी ने किया है। हाँ असीमा ने भी किया है जर्नल एंट्री। सर असीमा, हम लोग एक जर्नल एंट्री की क्लास में जर्नल एंट्री किए थे, याद करो थोड़ा। वहां पर था एक गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, था ना? गणेश स्टार्टेड यस बिजनेस सर। विद कैश, है ना? तो गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश जब हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने जर्नल का एंट्री क्या किया था? बोलो। कैश टू, कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश। कैश अकाउंट डेबिट टू, गणेश नहीं किए थे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ, कैपिटल। कैश टू कैपिटल वाला। तो बेसिकली जब बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में अपना जो पूंजी लगाता है, क्या लगाता है? पूंजी, पूंजी बोलते हो या फिर जो भी बोलो, मतलब बेसिकली बिजनेस का एक कैपिटल है, मतलब जिसके बिना बिजनेस नहीं हो पाएगा। जो जैसे अगर वोक्सवैगन जो गाड़ी बनाता है, ठीक है, वोक्सवैगन क्या बनाता है सर? गाड़ी बनाता है। अरे ये साहिल बोल रहे हैं कि ऐड करो, बट साहिल को तो दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट रुको तो। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मैं ये कहना चाहता सर कि ये जो वोक्सवैगन का जो फैक्ट्री बनने के लिए जो उसने जो खर्चा किया, ये खर्चा कैसा खर्चा है? आप बोल रहे हो रेवेन्यू खर्चा, सर रेवेन्यू खर्चा क्यों? कि ये छोटा मोटा खर्चा है? ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ खर्चा है जिसका बेनिफिट उनको बाद में मिलेगा। हाँ ये बात सही है कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो कर रहा है ये सब, लेकिन सर खर्चा कैसा है? खर्चा कैपिटल नेचर का है। ये जो नेचर है ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। एक फैक्ट्री हमने लगाया, अब फैक्ट्री में मैं गाड़ी प्रोडक्शन करूंगा, क्या प्रोडक्शन करूंगा? कार, ठीक है। अब कार मैन्युफैक्चर करना उसका मेन काम है, लेकिन उसके लिए एक बड़ा सा फैक्ट्री चाहिए। तो फैक्ट्री में उन्होंने जो खर्चा किया कैपिटल नेचर का है सर, ठीक है, वो रेवेन्यू नेचर का नहीं। रेवेन्यू नेचर छोटा मोटा जो होता है, छोटा मोटा इन द सेंस जानो, जैसे मान लो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस को चलाने के लिए कंपनी जिस तरफ से जो खर्चा करता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो कितने सारा छोटा छोटा चीज चाहिए होगा, ठीक है। जैसे मानो डेली ऑफिस चलाने के लिए कुछ चीजें, ठीक है, स्टेशनरी का खर्चा, ठीक है, ये सब चीजें, पीटी खर्चा जो होता है, ठीक है, तो ये सब रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। लेकिन जो परमानेंट नेचर का होता है, जो बिजनेस को चलाने के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो खर्चा कंपनी कर रहा है, ठीक है, तो वो कैपिटल है। जैसे मानो आप अगर अपना एक बिजनेस करना चाहते हो और अपने बिजनेस के लिए आप पहले एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं कि मेरे बिजनेस के लिए एक दुकान, तो आपकी बिजनेस के लिए जो आपका दुकान है या जो पर्टिकुलर जगह में आप बिजनेस करोगे वो आपका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा सर, वो रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट नहीं। रेवेन्यू, पहला बात, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट ऐसा होता नहीं है। रेवेन्यू बेसिकली जो स्मॉल अमाउंट पे बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए होता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे माने देखो सर, बात सिर्फ फोक्स वागन का नहीं है सर। आप लोग फुचका या गोलगप्पा तो समझते हो, हाँ, या पानी पूरी जो भी बोलो आप। अब आप थोड़ा सा देखें, ये जो फुचका स्टॉल है, अब फुचका वाला, ये जो फुचका वाला का गाड़ी है,
ये फुचका वाला का गाड़ी, अगर मानो कि आज मानो कि मैं फुचका का दुकान देना चाहता, ठीक है, ईयर एंड है, 31st है, सर कोई खाएगा फुचका? अरे चलो कोई तो खा ही लेगा, ठंड का मौसम है, झाल झाल तीखा तीखा। हाँ, अब मानो कि ये फुचका का दुकान अगर मैं देना चाहूंगा, तो फुचका का जो गाड़ी है या फुचका का जो बक्सा है, ठीक है, जिसके अंदर, अरे आप लोगों को दिख रहा है फुचका? हेलो, यस सर। चलो सर, वोक्सवैगन के फैक्ट्री से हम आ गए फुचका स्टॉल पे। अच्छा, ये फुचका स्टॉल जो लगा रहा है, उसके लिए ये स्टॉल कैपिटल एक्सपेंस है कि रेवेन्यू एक्सपेंस है? कैपिटल। वेरी गुड, थैंक यू सर। कैपिटल एक्सपेंस है। ये जो फुचका का गाड़ी है, ये जो फुचका को रखने के लिए जो इसका डबला है, मतलब जो बक्सा है, ठीक है, और जैसे आलू चोखा बनाएगा, इमली पानी बनाने के लिए जो बाल्टी वगैरह या जो भी यहाँ पर अरेंज में है, ठीक है, सब्जी वगैरह काटने के लिए, प्याज वगैरह काटने के लिए जो प्लेट है, ठीक है, जो भी जरूरी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फुचका वाला ने खरीदा है, ठीक है, ये एनाटॉमी ऑफ फुचका स्टॉल, ठीक है, क्या क्या चाहिए? एक नाइफ चाहिए, नींबू चाहिए, लीफ कप्स चाहिए, ठीक है, मतलब पत्ता, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पत्तल बोलते हैं हम लोग, कैरी बैग्स, ठीक है, सेमोलिना, मतलब सेमोलिना मतलब बेसिकली ये सूजी से बनता है ना, ये मेन फुचका का मेन इंग्रेडिएंट्स, जिसको लेके ये बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के थ्रू से, जो भी हो, मिनिमम मैक्सिमम व्हाटएवर। बट ये जो फुचका का स्टॉल है बेसिकली, जो एक उसका परमानेंट नेचर का है। अच्छा, रेवेन्यू नेचर का क्या होगा? जैसे डेली फुचका बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होता है ना, वो आ जाएगा आपका रेवेन्यू नेचर। जैसे डेली जो फुचका बनाएगा तो उसके लिए सूजी वगैरह खरीदना है, ठीक है, फिर उसको यूज करके उसको कुछ भी अलग तरह से पका के फिर हम लोग उसको बनाने के लिए जाएंगे, मतलब बिकने के लिए जाएंगे। तो डेली फुचका दुकान को चलाने के लिए जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू नेचर का है सर। एक कॉमन सेंस में बात को समझो। मानो प्याज खत्म हो गया, प्याज लाने जा रहे हैं, इमली खत्म हो गया, इमली लाने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला है ना, अननोन टैंगी मसाला, अब टैंगी मसाला खत्म हो गया, टैंगी मसाला लाने जा रहे हैं। डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर। बट वन टाइम एक्सपेंस मतलब एक तरह का वन टाइम, मतलब बाद में भी वन टाइम बड़ा अमाउंट हो सकता है, बट यू हैव टू फाइंड इन नेचर, ठीक है। अब देखो, ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देने का कोशिश कर रहा था थ्रू फुचका दुकान, थ्रू वोक्सवैगन की फैक्ट्री, ठीक है, बट आप जरा बात को समझे। अब आपको मैं थोड़ा सा फर्दर डेवलपमेंट में लेके जाऊंगा, ठीक है, कि सर ये कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में और क्या क्या होता है। तो चाहे वो एक्सपेंस हो या रिसिप्ट्स, ठीक है, ये दोनों काम करता है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कैपिटल का और रेवेन्यू का क्या नेचर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा मतलब अकाउंटिंग ढंग में बात करूंगा। सर कहता है, अकाउंटिंग एम्स इन ascertaining and presenting the results of the business for an accounting period। अकाउंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव है सर? वो हमेशा बिजनेस का एक रिजल्ट प्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है, एसर्टेन करना चाहता है, निश्चित रूप से बिजनेस का जो रिजल्ट है, बिजनेस का जो भी पीएल बैलेंस शीट का रिजल्ट है, उसको सबके सामने प्रेजेंट करना चाहता है। ये अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन वो जो भी करेगा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करेगा। कब के लिए करेगा सर? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करेगा। जैसे मानो चाहे आप कोई भी कंपनी हो, चाहे आप छोटा से बड़ा बिजनेस हो, व्हाटएवर, ठीक है, आप रिलायंस हो सकते हो, आप टाटा हो सकते हो, आप बिरला हो सकते हो, ठीक है, जो भी आप हो, आपका जो भी बड़ा बिजनेस है, आप छोटा सा एक पुचका वाला भी हो सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी हो सकते हो सर, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ सर, जैसे माना हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, ये भी एक बड़ा कंपनी है, कंज्यूमर गुड्स बेचते हैं। इसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अगर हम देखें तो ये हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सभी के सामने रखता है। तो उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट में नमूना आपको दिखा रहा हूँ, देखो देखो, ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, किसका? हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ठीक है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर इसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, पीएल बैलेंस शीट सबके सामने दिखा रहा है, 2018-19 का, 20 का, 21 का। ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का डेटा है। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस में कितना करंट एसेट्स है, कितना लायबिलिटी कितना है, ठीक है, बिजनेस का टोटल एसेट कितना है, बिजनेस का टोटल लायबिलिटी कितना है, ये बोलना पड़ता है, ठीक है। ये अकाउंट्स का काम है। बिजनेस का इनकम का रिकॉर्ड, ठीक है, हर क्वार्टर में इनकम कितना कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा नजर दो तो आपको सारा चीज दिखेगा सर, ठीक है। ये देखो, ये
22 का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो 2022 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 8,000 करोड़ इनकम किया है। लास्ट ईयर उससे कम था, 7,900 करोड़। ये साहिल को क्या प्रॉब्लम हो गया? समझ में आ रहा है सब? तो ये देखो सर, इसका इनकम में जो ग्रोथ हो रहा है, तो ये इनकम का ग्रोथ कैसे पता चल रहा है? इनकम का ग्रोथ पता चल रहा है इसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। अब मैं आपको ये पूरा चीज नहीं समझाना चाहता, मैं आपको बस इस पर्टिकुलर मुद्दे पे इतना कहना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में अपना अकाउंटिंग डिटेल्स को सबके सामने प्रेजेंट करेगा। सबके सामने मतलब जिनको हम लोग यूजर्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन हो सकता है? कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर, मतलब जो कंपनी को चलाते हैं, या फिर इसके साथ जोड़ लो आप कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी में जो लोन प्रोवाइड किया है, क्रेडिटर्स वगैरह, उन सभी के लिए जरूरी है। तो एसर्टेनिंग द पीरियडिकल बिजनेस रिजल्ट क्या कहता है? पीरियडिकल बिजनेस रिजल्ट, ठीक है, पीरियडिकल बिजनेस रिजल्ट। हर पीरियड का अपना अपना रिजल्ट है। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था, ऐसे साल में नॉर्मली क्वार्टर रिजल्ट्स भी आते हैं, एनुअल रिजल्ट्स भी आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एनुअल रिजल्ट दिखा रहा था। The nature of transaction should be analyzed whether they are of capital or revenue nature. अब इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शंस कितना हुआ है और रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शंस कितना हुआ है। मतलब अगर सिंपल आपको बताऊं ना, सिंपल, कि कितना बड़ा खर्चा मैंने किया और कितना छोटा खर्चा मैंने किया। बड़ा खर्चा, छोटा खर्चा। बड़ा खर्चा मतलब दुकान चलाने के लिए जो दुकान आपने लगाया, वो आपका बड़ा खर्चा है कि छोटा खर्चा है? बोलो। दुकान खोलने के लिए, दुकान में जो पैसा आपने डाला, मतलब दुकान बनाने के लिए एक शॉप आपने ओन किया, तो शॉप ओन करने में पैसा लगता है ज्यादा। कैपिटल। हाँ सर, वही तो बात है सर, यही तो कैपिटल नेचर का है कि जो शॉप आपने ओन किया, अब शॉप आपने ओन किया या शॉप आपने बिल्ड किया, मतलब बनाया आपने, तो ये जो बिल्ड है शॉप, ठीक है, तो ये शॉप आपके लिए कैपिटल नेचर का हो गया। लेकिन डे टू डे शॉप को ऑपरेट करने के लिए आप जो खर्चा करोगे वो रेवेन्यू नेचर का हो सकता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कहना चाहता है कि आप जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हो, कभी बिल्डिंग खरीदते हो तो कभी कार खरीदते हो तो कभी स्टॉक खरीदते हो, तो उसका नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेट्स टू ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए आपको जो खर्चा करना पड़ता है ना, वो रेवेन्यू नेचर का होता है ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, और टू द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर, बेनिफिट्स ऑफ व्हिच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। रेवेन्यू नेचर का जो भी खर्चा आप करते हो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड जनरेट्स enduring benefits and helps in revenue generations over more than one accounting period। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, फुचका वाले से ही समझ जाएंगे हम लोग। सर, फुचका वाले ने जो एक्सपेंस किया, फुचका का जो गाड़ी है और इसका जो स्टॉल है, अब ये स्टॉल में फुचका को साइड करो सर, जो आपको फुचका दिख रहा है ना, उसको साइड करो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि ये जो फुचका इसके गाड़ी के अंदर है, ठीक है, जो फुचका यहाँ हमें दिख रहा है, ठीक है, किसका फुचका है? छोटन का फुचका। ठीक है, छोटन कोई है, नाम है किसी का, जैसे लोगों का नाम होता है ना छोटू, ऐसा ही नाम होता है छोटन बोल के भी, ठीक है। तो छोटन का जो फुचका है, फुचका का, छोटन का ये फुचका का गाड़ी है, ठीक है, ये फुचका गाड़ी। अब फुचका इसके अंदर है, अब फुचका जो इसके अंदर है, या गोलगप्पा या पानी पूरी, जो भी नाम से आप बोलते हो, ठीक है, ये इसका रेवेन्यू नेचर का है। क्योंकि आप एक चीज तो बताओ ना सर, कि ये जो फुचका है इसका, ये क्या एक साल भर बिकेगा कि हार्डली 2 दिन? मेरे हिसाब से तो एक ही दिन में बिक जाता है अच्छा बनेगा, जिसका अच्छा चलता है। लेकिन अगर एक दिन में ना भी बिके, 2 दिन में तो बिक जाएगा। हेलो। यस सर। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई जैसे नॉट जस्ट फुचका, फुचका फुचका के साथ क्या किया जाता है? आलू, हाँ, मतलब आलू माखा देता है ना सर, फुचका, आलू, उसके साथ साथ ये जो भी टैमरिंड, हाँ, अननोन टैंगी, ऑनियन वगैरह, ये सब एक सर्टेन टाइम के अंदर खत्म हो जाएगा। जो भी सॉस वगैरह जो भी देते हो आप, मतलब कितना, एक एक पर्टिकुलर हार्डली 1 मंथ जाएगा, उससे ज्यादा थोड़ी जाएगा सर, हर सब चीज मिला के। तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपका अब ये सारे चीज के पीछे मानो आपने
मानो ये गाड़ी को छोड़ के आपने बाकी 10,000 का खर्चा किया, अब 10,000 का एक्सपेंस कितना देर तक आप चलाओगे? ये 10,000 का खर्चा मतलब फुचका बाकी और चीजें मिला के मैं मान के चलता हूँ कि आपने 10,000 का 1 मंथ के लिए खर्चा किया। अब 1 मंथ में 10,000 लगाया, अब उसमें फुचका बना रहे हो, फुचका रिलेटेड चीजें खरीद रहे हो, और उसका बेनिफिट आप हार्डली उसी पीरियड में आपको मिलेगा, मतलब 1-2 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा, 1 to 2 मंथ। ना अब ध्यान से बात को समझना, तो फिर ये क्या हो जाएगा ना, जिसका बेनिफिट आपको हार्डली एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ही आपको खत्म हो जाता है, चाहे वो 1 मंथ हो, 2 मंथ हो, एक पर्टिकुलर क्वार्टर हो, ठीक है, हाफ ईयरली हो, तो वो सब रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन फुचका का जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है इसका, हाँ फुचका गाड़ी, ये जो गाड़ी है इसका मतलब इसका जो क्या बोलेंगे इसको, मतलब फुचका ऑन व्हील्स, ठीक है, ये इसका एक बड़ा ये एसेट है इसका, ठीक है, ये एक फिक्स एसेट है या नहीं? फिक्स एसेट है या नहीं सर? मुझे एक चीज बताए, ये इसके पीछे इनको खर्चा करना पड़ा। मैं जितना समझ सकता हूँ कि ऐसा एक स्टॉल बनाने में आपको, अच्छा वाला स्टॉल बनाने में आपको 7-8 हजार का खर्चा पड़ जाएगा सर, ठीक है, एक अच्छा सा मतलब थोड़ा सा वेल डेकोरेटेड अगर है 7-8 हजार, कम से कम 10,000 का खर्चा आपका पड़ जाएगा, चाहे खर्चा 10,000 हो या 5,000, डजेंट मैटर। लेकिन नेचर को समझे, ये फुचका गाड़ी क्या 2 महीने चलेगा या मोर देन 1 ईयर चलेगा? जस्ट टेल मी। मोर देन 1 सर ईयर। लॉन्ग टर्म चलेगा। लॉन्ग टर्म चलेगा, है ना, बिल्कुल लॉन्ग टर्म चलेगा। तो जो चीज आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है उसका नेचर कैपिटल का है, और जो चीज का बेनिफिट आप हार्डली कुछ महीने के लिए या कुछ पीरियड्स के लिए ले सकते हो, वो कैपिटल नेचर का नहीं, वो रेवेन्यू नेचर का है। ये बेसिक डिफरेंस है। हो सकता है गाड़ी का दाम कम है, फुचका का दाम ज्यादा है, लेकिन फिर भी फुचका का बेनिफिट आप कुछ कभी दिन तक ले पाओगे, क्योंकि ये फुचका आपको जल्दी खत्म करके दूसरा चीज आपको दूसरा फुचका आपको यहाँ पर लगाना है, तो वो रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन कैपिटल नेचर का जो चीजें है ना, जिस चीज पे आप कैपिटल एक्सपेंस करते हो, तो उसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म तक ले सकते हो, ठीक है, जो मोर देन ए पीरियड होगा, मोर देन ए मंथ, मोर देन ए हाफ ईयरली मंथ, मोर देन ए 1 ईयर, ठीक है, तो जाके वो कैपिटल नेचर का होता है सर। ये बेसिक फर्क है, ये बेसिक फर्क है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंस पे, मतलब कैपिटल एक्सपेंस हो या रिसिप्ट हो व्हाटएवर, ठीक है, मतलब बेसिकली जिसका बेनिफिट आप एक लंबा समय के लिए ले सकते हो वो आपको कैपिटल नेचर नजर आएगा, और जिसका बेनिफिट आपको लंबा समय के लिए नहीं होने वाला है, ठीक है, वो आपको रेवेन्यू नेचर का दिखता है। इसलिए कहता है द रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेट्स टू द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड और टू द रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड और द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, बेनिफिट्स ऑफ व्हिच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। अब ये पुचका का बेनिफिट आप कितना दिन तक, हार्डली 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फुचका गाड़ी का बेनिफिट लंबा चलेगा सर, इंड्यूरिंग बेनिफिट्स, ठीक है, एंड हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। So revenue expense must be associated with a physical activity of the entity. Therefore, whereas production and sales generate revenue in earning process, use of goods and service in support of those functions cause expense to occur. Expenses are recognized in PL accounting through matching principles, which tells us when and how much of the expense to be charged against revenue. A part of the expense can be capitalized only when this can be traced directly to definable streams of future benefit. मैं समझाता हूँ आपको कि ये जो भी बातें बोला है ना लास्ट 4-5 लाइन में, मैं समझाता हूँ। मगर हम लोग बिजनेस में जो खर्चा करते हैं ना, उसको हम लोग कहाँ दिखाते जानते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब बिजनेस का जो इनकम स्टेटमेंट होते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट कंपनी लेवल में ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल छोटा मोटा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है ना, तो उसमें आपको ना ऐसा पीएल बना के दिखाना पड़ता है। अब आगे आगे जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स करोगे ना, मैम आपको सब सिखाएंगे सर, पीएल बना के कि कैसे पीएल को बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू से आप किस तरह से बिजनेस का लाभ लोकेशंस को दिख सकते हो। ये ट्रेडिशनल मेथड है प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है, और इधर हम सारा के सारे एक्सपेंस को प्रोवाइड करेंगे और इधर हम लोग सारे के सारे इनकम को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सर फिलहाल मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता कि ये जो एक्सपेंस है इसको हम लोग पीएल में देखे अपना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस को ढूंढते हैं। सिमिलरली कंपनी लेवल में क्या करता है, वही काम करता है सर, थोड़ा सा तरीका अपना अलग है। कंपनी क्या करता है, इसको शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हैं, मतलब बेसिकली ये एक तरीका है वर्टिकल मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं इसको। कंपनी लेवल में पीएल को कहते हैं इनकम स्टेटमेंट,
और वही करते हैं सर, जैसे एक नॉर्मल छोटा बिजनेस करते हैं, एक कंपनी भी वही करता है। कंपनी अपना रेवेन्यू बताता है, ठीक है, ये देखो कंपनी अपना रेवेन्यू बताया, फिर रेवेन्यू से अपना जो भी कॉस्ट है, खर्चा है, ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंस, ये सब छोटा मोटा खर्चा को हम लेस करते हैं, तब जाके बिजनेस में प्रॉफिट नजर आता है, और फिर धीरे धीरे कंपनी को नेट इनकम भी हो रहा है। ये सब स्टेटमेंट आप आगे आगे बनाना सीख जाओगे सर। अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में यही तो नॉलेज बिल्ड होता है, और तभी जाके कल ऐसा भी मौका आपको मिलेगा कि आप एक दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर के अकाउंट्स भी खुद ही बना रहे हो, ठीक है। सो सब मैटर ऑफ टाइम है और नॉलेज का मैटर है सर, सीखते सीखते पहुंच ही जाओगे सर। लेकिन बात ये उठता है कि सर एक्सपेंस हो तो पीएल में चार्ज करें, लेकिन अगर कैपिटल नेचर का हो तो क्या करें। जैसे आपको एक छोटा सा बात करते हैं सर, कि जैसे मानो कि अगर हम लोग नॉर्मल एक्सपेंस है, छोटा मोटा एक्सपेंस है ना, जैसे फुचका खरीदा, मानो कि आपने फुचका दुकान चला रहे हो ना, तो फुचका दुकान का पीएल बना रहे हो, ध्यान से सुनना सर बात को, फुचका दुकान का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो। मानो कि आपने रेवेन्यू बनाया, ठीक है, तो रेवेन्यू को हम लोग ऐसे बाई सेल्स बोल के लिख रहे हैं। मानो आपने एक मंथ में 30,000 का फुचका सेल किया, बात समझे सर, ठीक है, और आपने फुचका को मतलब खरीदने के टाइम पे, फुचका खरीदने के टाइम पे मैंने आप मानो मानो तुमने कुछ खर्चा किया, वैसे मानो तुमने फुचका में खर्चा किया 5,000 का, तुमने बाकी इंग्रेडिएंट्स मतलब नींबू पानी, टैंकी वगैरह सब कुछ मिला जुला के तुमने और एक्सपेंस किया, और 5,000 तो अदर आइटम्स एक्सपेंस बोल के मैंने दिखता हूँ यहाँ पर, अदर आइटम एक्सपेंस में तुमने 5,000 का खर्चा किया, ठीक है। सो सर 30,000 का तुमने सेल किया और 10,000 का तुमने खर्चा किया, तो तुमने प्रॉफिट कितना कर लिया? 20,000। हाँ सर 20,000 का, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है सर यहाँ पर, सर ये फुचका गाड़ी पे भी तो आपके खर्चा था, तो क्या हम लोग फुचका गाड़ी का खर्चा को भी यहाँ पर दिखा दे पीएल में? हाँ नो सर। सर उसका डेप्रिसिएशन आएगा। थैंक यू सर। फुचका कार का दाम मान के चलते हैं सर 20,000 का, ठीक है, मैंने ये पूरा फुचका कार, फुचका का जो ये जो डबला है जिसके अंदर हम फुचका रख के बेचते हैं, ठीक है, सब मिला के मेरा 20,000 का खर्चा पड़ा है मानो, तो क्या मैं टू फुचका कार बोल के, फुचका कार एक्सप्रेस बोल के 20,000 दिखा देंगे? नहीं सर, हम फुचका कार का पूरा वैल्यू कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते। क्या होता है, नॉर्मल पैटर्न क्या होता है कि हम लोग फुचका गाड़ी का डिप्रिसिएशन करते हैं। अब एक चैप्टर आएगा, आप लोग पढ़ेंगे सर मैम के पास डिप्रिसिएशन बोल के, ठीक है, जो लोग कर चुके हो उनको पता ही है, जो नहीं किया वो आगे आगे यही सब सीखेगा। डिप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट का डिप्रिसिएशन होता है। किस चीज का डिप्रिसिएशन होता है? एसेट का। ये एसेट है आपका, ये फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स का डिप्रिसिएशन होगा। जैसे ये फुचका गाड़ी का मान के चलते हैं हर साल 10% मानो डिप्रिशिएट होता है। अब अगर 20,000 का स्टॉल है और 20,000 का स्टॉल है अगर आपका, तो 20,000 का स्टॉल हर साल अगर 10% करके डिप्रिशिएट होता है, तो इस साल में 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000। सो मैं टू डिप्रिसिएशन बोल के 2,000 ही दिखा सकता पीएल, मतलब 20,000 नहीं दिखा सकते सर। ऐसा होता है क्या? हाँ सर, एसेट का ऐसा होता है, मतलब एसेट मतलब जो कैपिटल नेचर का होता है ना, उसका डिप्रिसिएशन को इस तरह से हम लोग खर्चा करके दिखाते हैं। वो भी खर्चा होता है लेकिन एट ए टाइम खर्चा नहीं दिखा सकते। ऐसा करने से बिजनेस को प्रॉफिट होना भी मुश्किल हो जाएगा और सरकार के घर में टैक्स भी नहीं पहुंचेगा। तो सरकार कभी भी आपको कैपिटल नेचर की चीजों के ऊपर डायरेक्टली खर्चा बोल के दिखाने का मौका नहीं देगा। जिसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म पे लोगे उसको कभी भी डायरेक्टली टू कार बोल के या टू फुचका गाड़ी बोल के एक्सपेंस बोल के नहीं दिखा सकते आप कि मेरा 20,000 का फुचका स्टॉल है तो टू एक्सपेंस बोल के दिखा दे। नॉर्मली सेल से हम लोग खर्चा को माइनस करते तो जाके हमें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये नेचर के ऊपर है कि कैपिटल नेचर का है तो क्या करे, रेवेन्यू नेचर का है तो क्या करे। नॉर्मली रेवेन्यू नेचर का चीजें हम लोग पीएल में डेबिट कर देते हैं, लेकिन कैपिटल नेचर का चीज को डेबिट नहीं करते। कैपिटल नेचर प्रोडक्ट का डिप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं। जैसे फुचका गाड़ी का जो डिप्रिसिएशन है, जो इसका समय के साथ साथ वैल्यू गिरना होता है, ठीक है, जैसे मैंने 10% डिप्रिसिएशन रेट लगाया, हर साल 10% करके फुचका गाड़ी का वैल्यू कम होता जाएगा। या फिर मानो
इस फुचका दुकान को चलाने के लिए तुमने एक कंप्यूटर खरीदा, अब मॉडर्न फुचका वाले हो सर, मानो तुमने एक कंप्यूटर खरीदा जिसके थ्रू से आप सॉफ्टवेयर के थ्रू से भी काफी सारा डेटा मेंटेन करते हो, तो कंप्यूटर तुम्हारा बिजनेस का पार्ट है। तो पूरा कंप्यूटर खरीदने के लिए मानो तुम्हारा 40,000 का खर्चा पड़ा है, तो क्या तुम टू 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 कंप्यूटर एक्सपेंस बोल के 40,000 दिखा दोगे क्या? हेलो, नहीं दिखा सकते, इसका डेप्रिसिएशन आएगा। मानो कंप्यूटर पे 20% या 15% डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आएगा। तो फिर गाड़ी कहाँ दिखाए सर? फुचका गाड़ी कहाँ दिखाएंगे सर? फुचका गाड़ी हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स के अंदर हमें फुचका कार बोल के दिखाई देगा। क्या कितना वैल्यू का दिखेगा? अगर मैंने इस साल 2000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो मेरा ईयर एंड पे जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे को 20,000 से 2000 घट के 18,000 दिखाई देगा। हम लोग इस तरह से हिसाब करते हैं सर। अब पूरा ये हिसाब किताब जो होता है ना, मतलब ये जो पीएल हो रहा है, बैलेंस शीट हो रहा है, अब देखो मैं पीएल बैलेंस शीट में ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि पीएल बैलेंस शीट जब फाइनल अकाउंट्स करोगे ना तो मैम आप लोगों को बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे। मैं तो बस अभी फिलहाल इतना आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कुछ भी अकाउंट में अकाउंटेंसी में होता रहता है, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट ये थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ अकाउंट्स में या कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में एकदम घुसा हुआ है। तो अगर आप ये सब थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो एडवांस पार्ट्स ऑफ हर एक चैप्टर आपको समझ में आएगा, चाहे आप डेप्रिसिएशन कर लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो, फाइनल अकाउंट्स कर लो, व्हाटएवर, इनपीओ कर लो, सिंगल एंट्री कर लो, व्हाटएवर जो भी बड़ा चैप्टर है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता सर। मतलब वो बोलते हैं ना, एक गाना है, एक स्लोगन है, रोक सको तो रोक लो, ठीक है? जिसका बेस क्लियर है उसको रोकना नामुमकिन है सर, ठीक है? आगे बात करते हैं। कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि सर क्या क्या चीजें हमें डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है कि कौन सा खर्चा कैपिटल का है और कौन सा खर्चा रेवेन्यू का है। ऐसे तो मैं आपको कुछ नेचर बता ही दिया, ठीक है? मैं आपको कुछ नेचर अभी तब से फुचका वाला और वोक्सवैगन बताते बताते भूल ही दिया। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट है। जैसे मानो नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है? सिर्फ क्या लिखता है कि फॉर ए ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, अगर कोई ट्रेडर है जो फर्नीचर पे डील करता है, किस चीज पे डील करता है सर? फर्नीचर पे डील करता है। अब परचेज ऑफ फर्नीचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट फॉर एनी अदर ट्रेड द परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर and shown in the balance sheet as asset. Therefore, the nature of business is a very important criteria in separating an expenditure between capital and revenue. जरा समझे सर बात को, जरा समझे बात को सर। एक कैपिटल, एक फर्नीचर कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। क्या पेपर फ्राई, हाँ बड़ा कंपनी है पेपर फ्राई, जानते हो सर पेपर फ्राई के बारे में आइडिया है आप लोग? ये देखो सर, ये फर्नीचर में डील करता है, मतलब इसका बेसिकली फर्नीचर का बिजनेस है और ऑनलाइन में भी आपके घर में फर्नीचर पहुंचा देता है। हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? जल्दी बोलो जरा, बोले सर, ठीक है? अब मानो कि पेपर फ्राई का जो गोडाउन होगा, ठीक है, तो पेपर फ्राई के गोडाउन में जितना फर्नीचर नजर आएगा, ठीक है, चाहे सोफा सेट हो, चाहे बेड हो, चाहे चेयर टेबल्स हो, डाइनिंग्स हो, या फिर स्टडी रूम वाला जो भी चीजें, पेपर फ्राई के गोडाउन में ये सभी फर्नीचर कैपिटल नेचर का दिखेगा कि रेवेन्यू नेचर का दिखेगा? सर रेवेन्यू। क्योंकि क्यों रेवेन्यू, क्यों, वाई? কারণ স্যার এগুলো তো 1 বছরের মধ্যেই মানে বিক্রি হয়ে যাবে। एग्जैक्टली मतलब वो ट्रेडर है ना, पेपर फ्राई क्या है? ट्रेडर है, ट्रेडर। पेपर फ्राई के लिए ये सब स्टॉक है, ये सब स्टॉक है उसका, स्टॉक। स्टॉक को हम लोग अकाउंट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सर? करेंट एसेट। क्या बोलते हैं स्टॉक को? करेंट एसेट। और करेंट एसेट जिस चीज में हम डील करते हैं वो मेरे लिए करेंट एसेट है। लेकिन अगर पेपर फ्राई की जगह कोई दूसरा बंदा जिसका फर्नीचर का बिजनेस नहीं, ठीक है, चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मानो कि मेरा ही ट्यूशन क्लासेस, ठीक है, इसमें मैंने जो फर्नीचर, अगर मैं ये सब फर्नीचर मानो एक सोफा सेट में अपने घर पे रखा या अपने सेंटर के लिए रखा, तो ये सोफा सेट मेरे लिए कैपिटल नेचर का होगा कि रेवेन्यू नेचर का होगा?
कैपिटल नेचर। क्योंकि मेरे को बेचना नहीं है ना, मेरे को उसका डीलिंग्स नहीं करना है, उसका बेनिफिट मैं अभी लंबा समय तक लूंगा कि मेरे शॉप में जो आएंगे, मतलब मेरे ऑफिस में जो आएंगे उनके बैठने के लिए मैं कुछ फर्नीचर, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं ऑफिस फर्नीचर लिखूँ, ऑफिस फर्नीचर ये देखो, ये रहा, ये देखो, अब ऑफिस फर्नीचर्स में मानो ये एक फर्नीचर में ऑफिस फर्नीचर के तौर पे मानो लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ऑफिस फर्नीचर के तौर पे ये वाला फर्नीचर को लेता हूँ, तो ये मैं सेल करने के लिए थोड़ी ना लूंगा सर, ये 14,000 का खर्चा करूं या फिर जो भी, क्या मैं ट्रेडर हूं फर्नीचर का? ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए एक सिंपल एसेट होगा, मतलब बेसिकली ये लॉन्ग टर्म एसेट होगा जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो मेरे बिजनेस के नेचर के हिसाब से या मेरे प्रोफेशन के नेचर के हिसाब से ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट है कि भाई मेरे बिजनेस पे मेरा फर्नीचर है, मेरा 15,000 का फर्नीचर मुझे दिखेगा, है ना, दाम दिख रहा है आपको। लेकिन पेपर फ्राई के लिए, उसके लिए भी एसेट है, उसके लिए भी ये एसेट है, लेकिन ये कैसा एसेट है, पेपर फ्राई के लिए ये करंट एसेट है, बट मेरे लिए, मतलब मेरे केएससी स्क्वायर के ट्यूशंस के लिए, केएससी स्क्वायर के लिए क्या है सर, ये मेरे क्लास ट्यूशन क्लासेस के लिए ये हार्डली एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म तक लेने को मिलेगा इस तरह से। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। नेचर ऑफ बिजनेस में डिपेंड करता है कि आपका खर्चा कैपिटल नेचर का होगा कि रेवेन्यू नेचर का होगा। बोलो सर, समझ में आ रहा है? सुबीर, असीमा, बोलो सर। यस सर। Yes, sir. असीमा, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके सर। रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या बिजनेस का नेचर रिकरिंग है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफन, अगर आप बार बार खर्चा करते हो इन एन अकाउंटिंग ईयर किसी चीज पे, देन इट इज सेड बी एन एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर। जो चीज बार बार होता है ना, रीऑकर, रिकरिंग मतलब क्या, रीऑकरिंग, रीऑकरिंग मतलब रिकरिंग, जो बार बार होता है। ऑकर मतलब क्या, होना, ठीक है, रीऑकर मतलब बार बार होना, तो रिकरिंग मतलब जो खर्चा बार बार होता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफन is in an accounting year, then it is said to be an expenditure of revenue nature, while non-recurring expenditure is infrequent in nature and do not occur often in an accounting year. कोई कोई often भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बार बार नहीं होता है, कैपिटल नेचर का चीज बार बार नहीं होता है, कैपिटल नेचर का चीज मतलब इरेगुलरली होता है, कभी कभी होता है, रोज रोज तो होगा नहीं। मंथली सैलरी और रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करोगे, ऐसा है कि भाई अभी ले लो फिर 1 साल बाद ले लो, ऐसा है क्या? मानो अपनी दुकान में किसी को रखे हो काम पे, तो सैलरी अभी देना है फिर 1 साल बाद देना है, ऐसा है? नो सर। काम करेगा, काम करेगा आपकी दुकान में? नो। छोड़ के भागेगा, मतलब सैलरी नहीं देता है। तो मंथली सैलरी, अच्छा दुकान में अगर कोई दुकान भाड़ा लेके दुकान बनाया सर, ठीक है, मतलब शॉप रेंट पे शॉप लेके दुकान चलाते हो, तो क्या अभी रेंट देना है फिर 6 महीने बाद देना है, ऐसा है क्या? नो सर। समझ गए ना? तो जो चीज बार बार खर्चा करना पड़ता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है। तो they are incurred every month, while purchase of asset is not the transaction done regularly, therefore classified as capital expenditure unless materiality criteria defines it as a revenue expenditure. देखो सर, अब मानो देखो, अगर मानो कि मैं अपने क्लासेस के लिए रेंट देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं रेंट देता हूँ तो रेंट मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है। लेकिन क्या मैं रोज रोज फर्नीचर खरीदूंगा सर, हर महीना एक चेयर खरीद लूंगा क्या? हेलो? नो सर। तो फिर इसका नेचर क्या हो गया, कैपिटल की रेवेन्यू मेरे लिए, कैपिटल लेकिन पेपर फ्राई के लिए रेवेन्यू। रेवेन्यू। थैंक यू सर, ठीक है, क्योंकि पेपर फ्राई इस चीज के डील करता है, मतलब उसका एक स्टॉक खत्म होगा तो दूसरा स्टॉक नेक्स्ट दिन ही वो खरीदने के लिए बोल देगा कि भाई इस चेयर का इस कलर का माल अभी और दुकान में गोडाउन में है नहीं, जैसे मानो ये कलर थोड़ा सा अच्छा वाला दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा क्या बोले सर, थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर है, तो ये कलर खत्म हो गया, तो क्या बोलेगा भाई ये वाला कलर का चेयर ऑर्डर करो, ये चेयर नहीं है अभी और दुकान में। इट्स लाइक दैट सर, इट्स लाइक दैट। चेयर बड़ा अच्छा है सर, हाँ क्या क्या है सर, मतलब इंसान ऑफिस करते करते थोड़ा सो भी सकता है, ऐसे अच्छा है। जो लोग सारा दिन चेयर में बैठे रहते हैं उनके लिए जरूरी होता है
सारा दिन बैठे बैठे ऐसे ही थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़ा मजा आया देख के। चलो एक जरूरत पड़ने से लेना पड़ेगा सर। अच्छा ठीक है, आप अभी अपना परचेज के बारे में सोच रहे हैं क्या? अरे नहीं सर, ऐसे ही आपको बताते बताते बोल दिया। अच्छा, पर्पस ऑफ एक्सपेंस, क्यों खर्चा कर रहे हो भाई? क्या क्या आपका इरादा क्या है? खर्चा करने का इरादा क्या है? ठीक है। पर्पस, expense of repairs of machines may be incurred in course of normal maintenance of an asset. Such expense are revenue in nature. Normal maintenance, किसी भी चीज को रेगुलर बेसिस में मेंटेन करने का एक खर्चा होता है, ठीक है, उसे हम लोग नॉर्मल मेंटेनेंस बोलते हैं। Such expense are in revenue nature. On the other hand, expenditure incurred for a major repair of the asset so as to increase its productivity, capacity in capital in nature. मतलब मानो कि कोई मशीन है, जो मशीन्स को आपको हर महीने रेगुलर एक उसको मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर रेगुलर मेंटेनेंस में आपका मशीन्स पे कोई खर्चा होता है, वो ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट पे नहीं होगा, स्मॉल अमाउंट पे होगा, तो उसे हम लोग रेवेन्यू नेचर का कहेंगे। लेकिन अगर आप मशीन्स के अंदर कुछ ऐसा करना चाहते हो, ठीक है, जिसपे आपका मशीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो फिर वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सर आप लोग मोबाइल तो यूज करते ही होंगे या लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते होंगे, है ना? जैसे मानो ये मेरा ये जो मेरा लैपटॉप है, चलो दिखाते हैं, जिस लैपटॉप से हम पढ़ रहे हैं सर, उसी का। अरे यार अभी क्या सब दिखा रहा है, अच्छा कोई दूसरा लैपटॉप उठा लेते हैं, कोई दूसरा लैपटॉप उठा लेते हैं। अच्छा, लैपटॉप या मोबाइल, क्या ले क्या ले क्या ले क्या ले, मोबाइल। जैसे मानो तुमने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, इसमें बता रहा है कि 6 GB रैम है, 128 GB इसका ये है सर, स्पेस है, मतलब रैम है 6 GB का और 128 GB का स्पेस है इसके अंदर। हेलो, ठीक है, दाम बता रहे 12,000। अब मानो तुमने हर मंथ इसको किसी मैकेनिक से मेंटेनेंस कराते हो, ऐसे लोग उतना कराते नहीं है, बट हो सकता है कि आपका जरूरत होता है, तो आप हर महीने 100% का मोबाइल को ठीक कराने के लिए खर्चा करते हो, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। मेरा मोबाइल एकदम प्रॉपर चले, उसको जो भी वायरस वगैरह सब ठीक ठाक करके आप उसको मेंटेनेंस के लिए हर महीना मानो 100% खर्चा करते हो, 100 पर मंथ। तो ये क्या खर्चा हो जाएगा? रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू। लेकिन Revenue, मानो, sir. थैंक यू सर, लेकिन मानो कि ये 6 GB का रैम है ना, तुम चाहते हो कि ये 6 GB का रैम 8 GB का हो जाए, और ये 128 GB जो है ना, ये 256 का हो जाए। सर ये क्या, ये भी रिपेयर है, ये भी रिपेयर है, पर रिपेयर में क्या लग रहा है आपको? सर ये कैपिटल हो जाएगा। थैंक यू सर। ये रिपेयर है, हो सकता है कि आप 100 की जगह, मतलब नॉर्मली एक चिप का क्या दाम आ जाएगा सर? एक 128 GB चिप का कितना दाम पड़ जाता है? 300, 400, 256 GB होगा तो कितना हो जाएगा? 700, 800, हाँ, या 1000 टका दाम पड़ेगा। तो नॉर्मली आप 200-300 खर्चा करते ही थे मेंटेनेंस के लिए, लेकिन इस बार आप थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करके 700-800 टका खर्चा कर दिया। लेकिन बात 700-800 का नहीं है, नेचर का है। ये 700-800 खर्चा करके आपका मोबाइल का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़बे। तो अगर आपका एसेट का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, चाहे वो मोबाइल ही हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, जैसे बिल्डिंग में प्रॉब्लम रहता है, डेली मेंटेनेंस, हर महीना मेंटेनेंस बहुत लोग करते हैं, लेकिन रेगुलर मेंटेन करना बिल्डिंग पे, और एक साल में कभी एक पूरा बिल्डिंग को कलर कर देना, इंटरनल और मतलब आउटसाइड कलर और इनसाइड कलर, उसमें बिल्डिंग का लॉन्जिविटी बढ़ जाता है। तो अगर कोई चीज बिल्डिंग का प्रोडक्टिविटी को या एफिशिएंसी को या मशीन्स के प्रोडक्टिविटी को या एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, चाहे खर्चा कितना भी छोटा अमाउंट का क्यों ना हो, वो कैपिटल नेचर का होगा। तो नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। खर्चा ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ये अलग बात है। नॉर्मल सेंस यही लगता है सर, जो रेवेन्यू नेचर का होता है वो सस्ता पड़ता है, जो कैपिटल नेचर का होता है क्योंकि वो रोज रोज नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली उसका दाम ज्यादा ही होता है, ठीक है। ये इसी सोच के साथ बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं।
लेकिन पर्पस ऑफ एक्सपेंस क्या है, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है टू आइडेंटिफाई द कैपिटल एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस. Effect on revenue generating capacity of business. The expense which help to generate income or revenue in the current period are revenue in nature. जिस खर्चा करके आपको करंट पीरियड में रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलेगा तो वो रेवेन्यू नेचर का है एंड शुड बी मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्नड इन द करंट पीरियड. और उसको आप करंट पीरियड के रेवेन्यू अर्निंग के साथ मैच कराना चाहिए कि भाई मैंने इस पर्टिकुलर मंथ पे, मानो मैंने इस पर्टिकुलर मंथ पे 2000 का रेवेन्यू खर्चा किया, ठीक है. जैसे मानो फुचका वाला, मानो एक फुचका वाला इस मंथ पे मानो 2000 का फुचका वगैरह रेवेन्यू नेचर का फुचका वगैरह बनाया, 2000 रुपीज का फुचका रेडी किया, ठीक है. फुचका रेडी करके 3000 का फुचका बेचा, 2000 बनाने में खर्चा हुआ, 3000 में सेल कर दिया. प्रॉफिट कितना कर दिया सर? 1000 টাকা. 1000. तो सवाल ये उठता है जो रेवेन्यू नेचर का होता है ना, रेवेन्यू मैच करेगा. मतलब 3000 का रेवेन्यू जो आया और उसके पीछे की 2000 का रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ. सो 2000 का एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, 3000 का रिसिप्ट आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि आपने फुचका के पीछे ही खर्चा किया था और फुचका बेच के ही कमाया. तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंस मैच करना चाहिए और वो करंट पीरियड का होता है, और वो करंट पीरियड का होता है. अकाउंटेंसी मैचिंग कॉन्सेप्ट में काम करता है कि भाई आपने इनकम किया बहुत अच्छा, बट इनकम करने से पहले क्या खर्चा किया प्रूव करके दिखाओ. तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ता है. तो इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस. The expense which help to generate an income revenue in current period are revenue in nature and should be matched against the revenue earned in that current period. On the other hand, if expenditure helps to generate revenue over more than one accounting period, it is generally called capital expenditure. एग्जाम्पल के तौर पे फुचका वाला का एग्जाम्पल फिर से ले लेता हूँ. ये स्टॉल के लिए आपने गाड़ी लगाया, ये जो कार फुचका का कार जो है, ठीक है, फुचका के लिए मर्सिडीज से कुछ कम नहीं है, फुचका वाले के लिए मर्सिडीज से कुछ कम नहीं है. सर क्या बात करते हो? अरे सर मर्सिडीज में तो फुचका बना ही नहीं सकता वो, ठीक है. इससे अच्छा है कि इससे तो कम से कम जगह मिल गया बनाने के लिए, ठीक है. तो बात ऐसा है सर, ये फुचका कार के लिए भी उसने खर्चा किया. मानो 2022-23 में उसने कार के पीछे 20,000 का खर्चा किया और उसने 2022-23 में इस कार को यूज करके करीब 50 से 60,000, 1 लाख कमाया सर. कमाए लेगा 1 लाख तो आराम से कमा लेगा. 1 लाख रुपीज इनकम किया, तो 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन उसके पीछे गाड़ी में खर्चा किया 20,000. लेकिन सर गाड़ी का जो खर्चा है 20,000 या 30,000 का, क्या ये एक पीरियड के लिए ये मैच करेगा सर प्रॉपरली? मतलब जैसे रेवेन्यू मैच कर रहा था वैसे कैपिटल उस हिसाब से मैच नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ये गाड़ी तो आपका 1 साल के लिए नहीं है ना, ये गाड़ी तो 1 साल के नेक्स्ट ईयर भी चल जाएगा अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करते हो. हाँ या ना? बोलो. यस सर. है ना? तो जिस चीज का खर्चा का बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर तक मिलता रहता है, ठीक है, उसको प्रॉपरली मैच होना मुश्किल है. लेकिन रेवेन्यू नेचर आपको मैच करने में मिलेगा कि मैंने 2000 का मैंने फुचका बना के 3000 का फुचका बेचा. तो रेवेन्यू जनरेशन में आपको कैसे इफेक्ट करता है बिजनेस की कैपेसिटी के हिसाब से, ये भी कैपिटल और रेवेन्यू को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है. फिर materiality of the amount involved, relative proportion of the amount involved is another important consideration and distinct between revenue and capital, ठीक है. मतलब कितना वैल्यूएशन है उसका, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. अब चलो कुछ एग्जांपल करते हैं, आपका जो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रेडी हुआ उसका परिचय भी मिल जाएगा आपको. जैसे कि हम लोग तब से बात कर रहे हैं सर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट्स टू द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस. यस, बिजनेस में आप कैपिटल खर्चा करोगे तो उससे आपको रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी में मिलता है. कुछ का गाड़ी से ही तो कुछ का बना के बेच रहा है ना, तो ऑब्वियसली कुछ का गाड़ी अगर मेरा कैपिटल एक्सपेंस है तो वो मेरे रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी को डेवलप करता है. अगर मर्सिडीज बेंज अपना या फिर वोक्सवैगन अपना फैक्ट्री बनाया है तो उसी फैक्ट्री से ही वो गाड़ी बना के दूसरे को गाड़ी बेचेगा. So over more than a one accounting period, whereas revenue expense is incurred to generate revenue for a particular accounting period. ये तो इतना देर से बात समझ में आ रहा है. The revenue expense either occur in direct relation with the revenue or in relation with accounting period. ठीक है. For example, cost of goods हो, salaries, rent, etc. ये सब क्या है? एक पीरियड का होता है. आप जो चीज बेचते हो उसके पीछे जो आप खर्चा कर रहे हो वो एक पीरियड का होता है. सैलरी, रेंट, ये सब भी एक मंथली पीरियड के हिसाब से चलता है.
Cost of goods sold is directly related to sales revenue, whereas rent is related to the particular accounting period. But capital expense ऐसा नहीं है. Capital expense will represent acquisitions of any tangible or intangible fixed assets. जैसे कि आपको मैं दिखा रहा था, कोई गाड़ी खरीद रहा है तो कोई बाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, तो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कोई दुकान बना रहे हैं, ठीक है, तो कोई कार खरीद रहे हैं. टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स. इंटेंजिबल मतलब गुडविल भी हो सकता है. इंटेंजिबल में क्या हो सकता है? गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, ठीक है. पेटेंट मतलब तो किसी ने कोई चीज आविष्कार किया, आप उसके आविष्कार को खरीद रहे हो. आविष्कार समझते हो ना? डिस्कवर मतलब मानो कोई फॉर्मूला है, मानो आपके पास कोई स्पेशल फॉर्मूला है और आपका फॉर्मूला को मैं खरीद रहा हूँ और खरीद के मैं उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने वाला हूँ. जैसे पेप्सी या कोको कोला. हेलो, पेप्सी कोको कोला जो कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, हाँ, जो एरेटेड ड्रिंक बनाते हैं, सोडा वाटर टाइप्स, ये बेसिकली सोडियम कार्बोनेटेड वाटर है ना सर? कोको कोला, इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? बोलो ना. यस सर. है ना, ये तो फॉर्मूला है. इस तरह से सोडियम कार्बोनेट को यूज करके एक सोडा वाटर और एक कोल्ड ड्रिंक का एक मिक्स्ड अप सॉफ्ट ड्रिंक बना जाए. तो बेसिकली दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट इतना दिन से हमारे देश में लोग भरपूर खा रहे हैं, पी रहे हैं एकदम. लेकिन बात ऐसा है कि फॉर्मूला पेप्सी कोको कोला के पास मानो नहीं था, वो फॉर्मूला किसी और का था. तो यही फॉर्मूला को यूज करके पेप्सी कोको कोला क्या करेगा? बिजनेस करेगा, और उस फॉर्मूला को किसी से खरीदा होगा तो इंटेंजिबल हो जाएगा वो. तो फॉर्मूला को पेटेंट कहते हैं, ठीक है. जैसे आपको फेसबुक का पता है सर? आप लोग फेसबुक करते हो? हेलो, अरे आप लोग फेसबुक करते कि नहीं करते? जल्दी बोलो. नहीं करते सर? मैंने करना छोड़ दिया सर. करना छोड़ दिया सर, ठीक है. कभी किए होंगे कि नहीं किए? हाँ सर, किया है. सर ये फेसबुक जिस कंपनी से बना था, इसका नाम था हार्वर्ड कनेक्ट बोल के एक कॉन्सेप्ट था. ये बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये देखो सर, देखो, कनेक्टिव इज अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लॉन्च्ड ऑन May 2021-2004 एंड फाउंडेड बाय हार्वर्ड स्टूडेंट्स कैमरन विंकलोव्स. ठीक है, ये लोग बनाया था. कहा जाता है सर, ठीक है, इसका ठोस प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता आपको, बट ऐसा कहा जाता है कि ये हार्वर्ड कनेक्ट ही था जहां से फेसबुक बना है. ये बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स या प्रोफेसर लोग होते थे, हार्वर्ड का सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट था जो 2004 में बनाया गया था हार्वर्ड स्टूडेंट्स के तरफ से. आज के डेट में किसने बनाया हार्वर्ड स्टूडेंट मतलब फेसबुक को? मार्क जुकरबर्ग ने, है ना सर? आप लोग जानते हैं. ये देखो, देख पा रहे सर? ये देखो, in November 2003 upon the referral of Victor Gao, Winklevoss and Narendra approached Mark Zuckerberg about joining the Harvard Connection team. मार्क जुकरबर्ग कौन सा? जिन्होंने फेसबुक को बनाया. मार्क जुकरबर्ग को ये हार्वर्ड की टीम ने बताया कि आप ज्वाइन करो हमारे टीम के साथ हार्वर्ड कनेक्शंस में. By this point, the previous Harvard Connection program had already made progress on a large amount of the coding. मतलब कोड वगैरह करके जैसे सोशल साइट बनाना चाहिए ऑलरेडी बन चुका था. लेकिन जुकरबर्ग ने बाद में इसी हार्वर्ड कनेक्शन से फेसबुक बनाया. ऐसा भी माना, मतलब ऐसा भी खबर है, जैसे आपको तो प्रमाण मिल ही गया, ऐसा भी खबर है कि जुकरबर्ग फेसबुक बनाने के बाद, ठीक है, फेसबुक को जब वर्ल्ड वाइड फैला दिया तो हार्वर्ड कनेक्शन का जो लोग हैं, इन लोग बहुत चिल्लाना चालू कर दिया कि आपने हमारा फॉर्मूला, हमारा कॉपीराइट कुछ नहीं दिए. तो फिर जुकरबर्ग का बिजनेस जब चलना चालू कर दिया ना, तो तब जुकरबर्ग ने ये इन लोगों को, ये जो विंकलेवोस, ठीक है, इन लोगों को कॉपीराइट दे दिया सर. क्यों? क्योंकि उसमें हार्वर्ड कनेक्शन का फॉर्मूला पूरा था, ठीक है, और इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर ये भी लगा गया था. ये देखो, in 2004 Connective filed a lawsuit against Facebook alleging that creator Mark Zuckerberg had breached an oral contract to develop a Connective and use their source code and idea to create the Facebook.com. And the suit alleged that Zuckerberg had copied their idea and illegally used source code intended for the website he was hired to create. And Facebook
काउंटर शूट इन रिगार्ड टू सोशल बटरफ्लाई प्रोजेक्ट कोड ऑन दी विंग ग्लोब्स चेंज ग्रुप। मतलब ये बेसिकली उनके बीच में एक झगड़ा छिड़ गया था। तो उनका मानना था कि फेसबुक तो हार्वर्ड कनेक्ट का फॉर्मूला को चोरी करके बनाया गया, तो फिर बाद में फेसबुक को कुछ डैमेज देना भी पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है ऐसा? यस सर। तो ये सब क्या होता है, फॉर्मूला खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप किसी का फॉर्मूला लेते हो तो फॉर्मूला खरीद के फिर बिजनेस करो आप। ठीक है, इसीलिए एलिगेशन लगा था फेसबुक पे। इसीलिए खबर रखा करो सर, खबर रखोगे दुनियादारी का तो पता लगेगा कि कहाँ क्या चल रहा है। यहाँ बैठ के आप अमेरिका का केस की हुई खबर रख सकते हो, बस वो इंटरेस्ट होना चाहिए सर। ठीक है, अगर आपके अंदर वो रुचि आ जाए ना बिजनेस लेवल में क्या क्या हो सकता है, तो आप अगर रिसर्च करना चालू करोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा और एक के बाद एक खबर आप जुटाते जाओगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सर। State with reasons whether the following statements are true or false. Overall expense of second-hand machinery purchased or revenue expenditure. मतलब ये सही है कि गलत है? Expense of second-hand machinery. सर फॉल्स। False क्यों? सर ओवरऑल मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट तो लॉन्ग टर्म जाएगा। Thank you sir. Overall expense of second-hand machinery purchased or revenue expenditure. मतलब ये स्टेटमेंट है, लेकिन आप बेसिकली सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, ठीक है, और ऊपर से आप जो खर्चा कर रहे हो वो बेसिकली इंप्रूवमेंट ये नहीं कर रहे हो, और ये सेकेंड हैंड हो तो क्या होगा, जो आपके बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा वो कभी भी रेवेन्यू नेचर का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है सर। ठीक है, आपको इसीलिए देखो सर, इतना देर से मैंने जो आपके साथ बातचीत कर रहा था, क्यों कर रहा था, ओवरऑल एक्सपेंस आर इनकर्ड, ओवरऑल ये सॉल्यूशंस को देखो, ओवरऑल एक्सपेंस क्यों किया जाता है, ओवरऑल एक्सपेंस इनकर्ड टू पुट द सेकंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशंस टू डिराइव इंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, सो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। सेकेंड हैंड मशीन है, इसमें आपने खर्चा किया, उसको डेवलप किया, मतलब सेकेंड हैंड मशीन में खर्चा किया बोल के इसका मतलब ये नहीं कि वो रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे सोचेगा सर सेकेंड हैंड है काहे उसको कैपिटल में डालते हो, सर ऐसा सोचना नहीं है, नेचर को समझे। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो ट्रू की फॉल्स? Money spent to reduce working expense is revenue expense. सर ये भी फॉल्स होगा। क्यों? सर वर्किंग एक्सपेंस अगर रिड्यूस करूंगा तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा। वेरी गुड बट सर। ये बेनिफिट लॉन्ग टर्म होगा तो कैपिटल। बेनिफिट लॉन्ग टर्म होगा तो कैपिटल होना चाहिए। देखो सर, देखो ये थोड़ा सा हटके पॉइंट है। It may be reasonably presumed that money spent for reducing revenue expense would have generated long-term benefit to the entity. अगर हम किसी चीज का खर्चा को कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो खर्चा कम करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज पे, तो उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ी ना मिलेगा। तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड इफ इट इज द फॉर्म ऑफ टेक्निकल नो हाउ, जैसे कि फॉर्मूला, एंड tangible fixed asset, it is the form of additional replacement of any of the existing tangible fixed assets. So this is the capital expense. मतलब वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस को कम करने का जो तरीका है, वो कम करने के तरीके पे भी अगर आप कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हो जिसके कारण आपका वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस को कम किया जा रहेगा, तो उसके लिए जो बेनिफिट आपको मिलेगा, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं सर, वर्किंग एक्सपेंस को कम करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा, बिकॉज उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। सर लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने जो लीगल फीस दिया, कहते हैं कि ये कैपिटल खर्चा है। सर ये ट्रू होगा। ट्रू सर। ट्रू ना? ओके सर। लीगल फी पेड टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदो उसके लिए लॉयर के पास जाओ, उसकी सलाह लो, आपका प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है इसके बारे में जानकारी लो। ठीक है सर, इसलिए ये ट्रू होना चाहिए, बिकॉज आप जो लीगल फी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हो ना, ये बेसिकली आप रोज रोज नहीं करते, ये तो प्रॉपर्टी आप एक बार खरीदोगे या किसी 2 साल में एक बार खरीद रहे हो। तो लीगल फी पेड टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर आपने मानो 50 लाख का कोई प्रॉपर्टी खरीदा और उसमें मानो आपने 1 लाख का लीगल फीस भरा, ठीक है,
नॉर्मली ऐसा ही होता है, लीगल चार्जेस 0.5% 1% तक आ जाता है सर, ठीक है। कम से कम 50,000 से 1 लाख का खर्चा पड़ ही जाएगा आपका, इससे कम में तो लॉयर मानता ही नहीं है सर। तो 50 लाख का प्रॉपर्टी है तो एटलीस्ट 1% 0.5% आपको देना ही पड़ता है। तो अगर आपका प्रॉपर्टी का खर्चा है 50 लाख और आपने खर्चा किया 1 लाख या 50,000 का लीगल चार्जेस, तो बेसिकली प्रॉपर्टी का दाम हो जाएगा 51 लाख या 50 लाख 50,000 ऐसा, तो उसके दाम के अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो ये एकदम जायज है, एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात है। The legal fee paid to acquire any property is part of the cost of that property and it is incurred to possess the ownership right of the property and hence a capital expense. समझ में आ रहा है ना सर? इसी तरह से बिजनेस के अंदर जो भी अकाउंटिंग हिसाब किताब आएगा, अगर ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिले तो उसको कैसे ऐड करना चाहिए और क्यों ऐड करना चाहिए और किसको लेस करना चाहिए और क्यों लेस करना चाहिए, क्या वो कैपिटल नेचर का है, क्या वो रेवेन्यू नेचर का है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा काम है सर, और बहुत वाइटल भी। Amount spent as lawyer's fee to define the suit claiming that the farm's factory site belonging to the plaintiff's land is a capital expense. Amount spent as lawyer's fee to defend the suit, मतलब claiming that, मतलब बेसिकली आप कोई केस लड़ रहे हो, उसके लिए आप केस को डिफेंड करने के लिए कोई पैसा दे रहे हो। Claiming that the farm's factory site belong to plaintiff's land, मतलब फार्म का जो फैक्ट्री साइट है वो मेरे क्लाइंट का है या फिर मेरा है, plaintiff's land is a capital expense। मतलब बेसिकली केस लड़ने के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हैं, ये कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है? सर रेवेन्यू नेचर, कारण Yes, बार sir. बार तो करते बार बार करना पड़ता है। वेरी गुड सर। लीगल एक्सपेंस इनकर्ड टू डिफेंड द सूट, मतलब केस लॉ के जो केस सूट किया आपके ऊपर, तो डिफेंड द सूट क्लेमिंग दैट द फार्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू द प्लांटिफ इज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द एसेट। ये मेंटेनेंस, क्योंकि लॉयर को बार बार एक्सपेंडिचर देना पड़ता है कोर्ट में केस को लड़ने के लिए, ठीक है। सो बाय दिस एक्सपेंस नाइदर एनी एंडरेबल बेनिफिट कैन बी ऑब्टेन्ड इन फ्यूचर, मतलब ऐसा नहीं कि ये बेनिफिट मिल के मतलब आपने एक बार लॉयर को दे दिया तो लॉयर आपका केस जिता देगा, ऐसा नहीं होता। लॉयर पैसा लेता है, फिर बात को रखता है, उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं वो कोर्ट में पेश करता है, फिर जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आपको ऐसा, जब जब मतलब बेसिकली उसको बोलते हैं हियरिंग आता है, तब तक लॉयर को फीस देना पड़ता है। तो इसके बारे में आपको भी कोई बेनिफिट का आइडिया नहीं दे सकते कि भाई मुझे बेनिफिट मिल गया, क्योंकि ये तो एक मतलब चलने वाला एक खर्चा है। तो neither any endurable benefit can be obtained in future in addition to that what is presently available, nor the capacity of the asset will be increased. So maintenance expenditure in relation to an asset is revenue expenditure. तो सर यहाँ पर देखो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में एक चीज तो क्लियर है कि लीगल फीस देने से ही वो कैपिटल नेचर का होगा, ऐसा बात नहीं है। लीगल फीस कब दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो और किस पर्पस में दे रहे हो, ये भी मैटर करता है कि वो कैपिटल का है कि रेवेन्यू का है। हेलो, यस सर, है ना? ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था, समझ में आया? रे यस सर। नसीमा, सुभजीत, समझ में आया आप लोगों को या नहीं? है सर। Amount spent for replacement for of owned out of part of the machine is a capital expenditure. अगर आपने कोई खर्चा कर रहे हो किसी मशीन के पार्ट में रिप्लेसमेंट करने के लिए, तो क्या उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगी, रेवेन्यू माना जाएगा? कैपिटल ठीक है, कैपिटल। Amount spent for replacement of any owned out of part of machine is a revenue expense since it is part of the maintenance cost. कैपिटल नहीं। ओन आउट पार्ट मतलब बेसिकली जो क्या बोलेंगे सर उसको, मतलब ये छोटा मोटा खर्चा है, मतलब ये कोई बड़ा अमाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट नहीं चल रहा है। सर वोर्न आउट पार्ट को तो बार बार चेंज करना पड़ेगा जब वो दूसरी बार वोर्न आउट होगा। हाँ सर, वही मैं बात करना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह का होता है सर। ये देखो, मतलब जैसे कोई मशीन चलता है तो उसमें हल्का हल्का क्रैक आ जाता है, ठीक है। ये देखो, ये कोई भी मशीन चलते चलते ना उसमें एक रेगुलर बेसिस में होता है, हर हफ्ता आपको ऐसा खर्चा करना पड़ सकता है। एवरी मंथ, एवरी मंथ क्या है, एवरी वीक ऐसा चलता है। मशीन चलते चलते काफी ज्यादा घिस गया तो उसमें कोई पार्ट्स है छोटा मोटा, ठीक है, तो वो घिस जाता है, तो घिस जाता है तो उसको बदलाव
ठीक है, ओन आउट पार्ट बोलते हैं, ओल्ड ओन आउट रस्टी पार्ट, जिसमें धूल जम चुका है, जिसमें जंग लग जाता है, या जिसमें जो थोड़ा सा जिसका शार्पनेस कम हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो ऐसे पार्ट्स को रेगुलर बेसिस में बदलना पड़ता है सर, ये साल में एक बार बदलने से नहीं होता। तो अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ओन आउट पार्ट ऑफ ए मशीन इज रेवेन्यू एक्सपेंस सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। याद रखे बात को, नेचर को फिर से समझे। मतलब आपने रिप्लेसमेंट सोच के इसको क्या बोलोगे कि नहीं ट्रू है, लेकिन बात रिप्लेसमेंट का है ही नहीं, बात तो ओन आउट पार्ट का है। ये बार बार करना पड़ता है, सुबह से लेके शाम तक मशीन चलाना तो ओन आउट पार्ट हो जाता है। Expense incurred on the repairs and whitewashing of the first time on purchase an old building. आपने एक पुराना बिल्डिंग खरीदा और उसको व्हाइट वॉश किया, रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है? हाँ सर, एक पुराना बिल्डिंग को सर आपने कैपिटल रिजर्व कैपिटल होगा। पुराना बिल्डिंग को परचेस करके आप उसको व्हाइट वॉश किया, तो repairing and whitewashing expense for the first time of an old building are incurred to put the building in usable conditions and these are part of cost of the building। और इसको तो बिल्डिंग के कॉस्ट के साथ इंक्लूड करना चाहिए। मानो तुमने बिल्डिंग खरीदा है 20 लाख पे, ठीक है, अब उसको व्हाइट हाउस कराने में तुमको 1 लाख का खर्चा पड़ेगा, क्योंकि ताकि वो यूजेबल हो, ठीक है, तो आपका बिल्डिंग का खर्चा पड़ जाएगा 21 लाख। तो these are the part of the cost of building and इसीलिए इसे हम कैपिटल लेजर का समझे। तो ये बेसिकली बिल्डिंग का वैल्यूएशन को बढ़ा रहे हैं ना सर, ये बिल्डिंग का वैल्यूएशन को बढ़ा रहे हैं। मतलब ये कुछ ऐसा ही हो गया कि आपने एक पुराना मोबाइल खरीदा और उसका रैम को और स्पेस को बढ़ा रहे हो, तो जैसा होता है वैसा ही हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा, सिनेमा चलाने के लिए जो लाइसेंस आप लेते हो, जैसे आपको पता है सर ये कैपिटल ही होगा। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। The cinema hall could not be started without license. The expenditure incurred to obtain the license is pre-operative expense and which is capitalized. मतलब ये सिनेमा हॉल चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस का आप सिनेमा हॉल कैसे चलाओगे? ऑटो चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, हर काम के लिए लाइसेंस चाहिए। सच एक्सपेंस है अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको आप धीरे धीरे पीएल में चार्ज करना। अमोर्टाइज करने का मतलब होता है पीएल में धीरे धीरे डेबिट करना, ठीक है। अगर लाइसेंस लेने में आपको 4 लाख का 5 लाख का खर्चा आता है, ठीक है, तो आप 5 लाख को अब बोल देता है कि आप 5 साल तक या 10 साल तक इसको अमोर्टाइज कर सकते हो। एवरी ईयर 50,000 करके अगर करना है तो 250,000 करके 10 साल तक आप अपना खर्चा को अमोर्टाइज कर सकते हैं। अमोर्टाइज का मतलब होता है ओवर ए लंबा पीरियड ऑफ टाइम आप अपना कोई भी खर्चा को ऐसे धीरे धीरे पीएल में डेबिट कर सकते हो, क्योंकि आपका खर्चा तो है बट ये कैपिटल नेचर का। बिल्कुल ट्रू। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी हट, टेम्पोररी हट क्या होता है? जहां पर कोई देखना हाईवे में रोड वगैरह बनता है या कहीं पर रेल लाइन बनता है, तो जो इंजीनियर्स होते हैं या जो स्टाफ होते हैं ना, उनके लिए अच्छे टेम्पोररी हट बना जाता है विच इज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस। अच्छा, यहाँ पर सिनेमा हाउस बोला, एंड व्हेन डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी, जब सिनेमा हॉल बन जाएगा उसके बाद ये जो टेम्पोररी हट बना हुआ है, ये टेम्पोररी हट वगैरह को हटा दिया जाएगा। जब रोड बन जाएगा तो टेम्पोररी रहने का जगह को हटा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन इज दैट ये टेम्पोररी हार्ट का खर्चा कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है? मतलब क्वेश्चन तो बोलता है कैपिटल का, तो आपको क्या लगता है ट्रू की फॉल्स? हाँ कैपिटल ही तो होना चाहिए सर, कैपिटल ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली सिनेमा हॉल की कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ टेम्पोररी हार्ट्स कंस्ट्रक्टेड व्हिच आर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस। तो सिनेमा हॉल तभी बन पाएगा जब वहां पर टेम्पोररी हार्ट बना के सिनेमा हॉल बनाने का जो मतलब बेसिकली मिस्त्री है, जो मैकेनिक्स है, जो बिल्डिंग को बनाने आया है, तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट है सर। तो सिनेमा हॉल बनाने के खर्चा में ये टेम्पोररी हार्ट का खर्चा ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर? मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक इमेज दिखाने से आपको समझ में आएगा। टेम्पोररी हार्ट इन हाईवे जस्ट दिखाता हूँ, कैसे बोले सर?
मतलब ऐसा नहीं, मतलब आप देखे होंगे, ये कैसे बताने से आपको मैं बता पाऊँ, मतलब ये कुछ ना टेम्पोररी, मतलब बेसिकली एक टेम्पोररी हट है। सर टेम्पोररी हट्स फॉर कंस्ट्रक्शन। टेम्पोररी हाउस कंस्ट्रक्शन, हाँ इस तरह का, चलो ये चलेगा, समझ रहे सर। ये देखना जहाँ पर कोई भी रोड वगैरह बनता है या कुछ भी छोटा मोटा चलता है, ऐसे बना के लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी काम तो जल्दी खत्म नहीं होता ना, कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 साल, 3 साल तक काम चलता है। तो ऐसे टेम्पोररी हाट बना के ना वहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, हाईवे साइड में। तो ये एक्चुअली रेवेन्यू नेचर का तो नहीं है, ये तो रोड बनाने का खर्चा के साथ इंक्लूडेड है, क्योंकि लोग रहेंगे कहाँ, रास्ते में थोड़ी रहेगा, लोगों को रास्ते में थोड़ी ना रहना है, टेम्पोररी घर के अंदर रहना है। तो टेम्पोररी घर का खर्चा रोड बनाने का खर्चा या सिनेमा हॉल बनाने के खर्चे के अंदर इंक्लूड हो जाना चाहिए, जिसके अंदर टॉयलेट वगैरह सब रहता है। समझ में आ रहा है सर? यस सर। एंड इसीलिए इसको कैपिटलाइज करना भी जरूरी है। ओके सर, आप लोगों को आइडिया लगा कैपिटल और रेवेन्यू का? यस सर। सुभजीत, असीमा, बोलो सर। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। अब एक काम करो सर, अब आप लोग ना, मैं कुछ इलस्ट्रेशन आपको घर पे के लिए देता हूँ सर, ये नोट्स में शेयर कर देता हूँ, आप लोग घर पे ना इलस्ट्रेशन ट्राई जरूर करें। मैंने आपको एक्सपेंस रिलेटेड बात कहा, मैंने आपको रिसिप्ट रिलेटेड बात अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आपको फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग घर पे ना एक बार रिसिप्ट रिलेटेड मैटर को जरूर गो थ्रू करें। रिसिप्ट मतलब और कुछ नहीं, जैसे एक्सपेंस में हम पे करते हैं, रिसिप्ट के केस में हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है। तो वैसा ही है, नेचर को समझ के अगर आप उसको भी गो थ्रू करोगे ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा, आपका जो भी क्वेरीज होगा मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर लूंगा सर, लेकिन बाकी जितना इलस्ट्रेशन है आप जरूर ट्राई करें, और इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा ना, उससे भी आप मस्ट ट्राई करें सर, ठीक है। मैं नोट शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और नोट शेयर शाम तक करता हूँ, तो नोट शेयर करके मैं आपको, और असीमा में मुझे कुछ नोट्स बोला सर जर्नल लेजर का, मैं वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप ये चीज कंप्लीट करें, नेक्स्ट वीक मैं इसके बारे में बाकी डिस्कशन करना चालू करूँ। ओके सर, ठीक है, ओके सर। थैंक ठीक है थैंक सर, यू सर। ओके सर। अच्छा सर, आई थिंक छुट्टी रहेगा सर, कल परसों, कल तो ऐसे ही संडे है, सोमवार और मंगलवार तक शायद छुट्टी रहेगा, बुधवार से सारा क्लास नॉर्मल होगा, मैं फिर भी एक बार व्हाट्सएप कर दूंगा आप लोग, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, হ্যাপি নিউ ইয়ার স্যার। यस सर, हैप्पी न्यू ईयर सर, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। থ্যাংক ইউ স্যার। ओके।